बनाते समय हमें इतनी दिक्कत हुई, क्या बोलूं आपको। 4 बार लाइट गई है, 4 बार। हाँ ये देखो 4 बार लाइट गई है, 4 बार मतलब इधर उधर लाइट का कुछ अता पता होता ही नहीं। और कुत्ता भौंक रहा है, कहीं से घर से आवाज आ रही है। तो लेकिन हमने क्या किया, इस वीडियो में जो था अभी आपको पता लगने वाला है, इस आर्टवर्क से जो हमने सीखा है वही हमने इधर आज के दिन में इम्प्लीमेंट किया कि जो भी हो अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है। और हमने ये शूट करेगा आज के दिन में, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखना, बहुत वो इंटरेस्टिंग हमने है। बोला नहीं, वो महिला मंडल बातें कर रही है। महिला मंडल भी है ना हमारे घर से, वो भी बड़बड़ कर रहे थे, ये सब आवाज आ रहे थे, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। वेलकम टू माय आर्ट चैनल स्केच विद एसएमआर। तो आज हमारे साथ है सविता टीवी, जिन्होंने एक आर्टवर्क बनाया है और इस आर्टवर्क के बारे में हम कुछ बोलने वाले हैं और इस आर्टवर्क से हम कुछ सीखने वाले हैं और इस आर्टवर्क से हम थोड़ी मोटिवेशन लेने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं ये आर्ट टॉक। इसके बारे में बताने जाओ तो मैंने एक ग्राफाइट से बनाया है। पहले तो ग्राफाइट से मैंने इधर एक बर्ड बनाया है, जो बर्ड है ईगल। तो अब ये बताइए कि आपने ईगल ही क्यों चूज किया? ईगल चूज करने के पीछे का कारण ऐसा है कि ये जो ईगल बर्ड है वो विशालकाय माना जाता है। विशालकाय, और उसकी जो नजर होती है वो तेज होती है, वो लगभग 5 किलोमीटर दूर देख सकता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। हाँ, और मैंने उसी के आधार पर मैंने इसका टाइटल रखा है विजन ऑफ ईगल। तो विजन ऑफ ईगल। हाँ। तो और बताइए इसके बारे में। इसके बारे में बताओ, मैंने आर्टवर्क, मैंने जो फोटो चूज की थी वो भी ऐसे ही थी। मतलब अभी अटैकिंग मोड में दिख रहा है, जैसे कि आप शिकार करने ही वाला है। हाँ, ऐसे। तो मतलब मैंने इसकी नजर ऐसे दिखाई, जो अभी भी शिकार करने ही वाला है। मतलब ये अपने जो शिकार है उस पे फोकस है, उस पे फोकस रहता है। हाँ, और किसी भी हालत में वो अपने शिकार पाकर ही रहता है, मतलब शिकार को खाकर ही रहता है, चाहे कितनी भी परेशानी आई। तो अब हमें इस आर्टवर्क के प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अब जो देखने वाले भी होंगे वो शायद आर्ट सीख रहे होंगे, ड्राइंग सीख रहे होंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि एक ग्राफाइट से आर्टवर्क बनाने के पीछे क्या होता है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है, बताइए। इसके पीछे का प्रोसेस मुझे बताने में अच्छा लगेगा। मतलब मैंने पहले इसका टॉपिक चूज किया। टॉपिक मतलब मुझे लगा अब क्या बनाए, तो मैंने बर्ड चूज किया। पहले बर्ड चूज करने के बाद मैंने बोला जैसे ईगल चूज किया, ईगल बर्ड को। और बाद में एक मैंने नेट से फोटो डाउनलोड की और ये फोटो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये फोटो ली और बाद में इस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया। तो देखो, फोटो ली और उसको ऑब्जर्व किया। पहले उस अपना जो रेफरेंस है, जो आप बनाने वाले हो, ड्राइंग करने वाले हो, उसको ऑब्जर्व करना होता है। उसका कैसे मतलब कहाँ पे वो कंपोज कैसे है, क्या है, आप उसको कैसे अपने पेपर पे उतारोगे, ठीक है। आगे बताइए। हाँ, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करने के बाद मैंने पेपर पे किधर कैसे आएगा उसकी मार्किंग की और मार्किंग करने के बाद ध्यान से उसकी ड्राइंग की। ड्राइंग भी मैंने डिटेल से ही की थी पहले। हाँ, मतलब उसकी आँख जैसे पंख वगैरह। हाँ, और उसके बाद मैंने ये जो मैंने ड्राइंग बनाया था ईगल का, उसको एक इवन टोन से पूरा भर दिया था। तो देखो, जो आपने रेफरेंस लिया है वो आपको ऑब्जर्व करना है, फिर अपना जो पेपर है वहां पे वो कैसे आएगा, वहां पे कंपोज करना है, ठीक है। कंपोज करने के मतलब कंपोज कैसे करना है, मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद उसकी जो आउटलाइन है, ड्राइंग बनानी है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसमें डिटेल डालने हैं कि कहाँ पे आप आएगी, कैसे आएगी, पंख कैसे आएगी इसके, ये इन्होंने किया। और फिर बाद में इसको एक इवन टोन दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या? इवन टोन इसलिए दिया ताकि उसका पेपर का जो टेक्सचर है वो पूरा भर सके। हाँ, तो पेपर का टेक्सचर भरना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी ड्राइंग आपको मतलब रियलिस्टिक फील देना आपको लगता है कि ऐसे बने, तो ताकि वो पेपर से डिफरेंशिएट हो सके ना, पेपर का वो टेक्सचर पूरा भर देने से। हाँ, मतलब देखो, जब आप इवन टोन भरते हो ना अपने आर्टवर्क के एरिया में, ड्राइंग के एरिया में, तो क्या होता है, बैकग्राउंड और आपका जो एलिमेंट मतलब ये जो बर्ड है और इसका बैकग्राउंड है वो अलग हो जाता है, ठीक है। और वो मतलब एक 3D जैसे दिखता है और इफेक्टिव दिखता है। ये मुझे पहले नहीं पता था, मतलब इसका इवन टोन पूरा भरना चाहिए। जब मैंने प्रैक्टिस की तब मुझे स्लो समझ आया कि कैसे ये काम करते हैं, मतलब क्यों ऐसे करना होता है, ये बाद में समझ आया जब वो भर के देखा। तो आप भी ये ध्यान में रखना, जब भी आप कोई भी आर्टवर्क बना रहे हो तो पहले उसका इवन टोन पूरा भर दो। एक बार आपने ड्राइंग कर ली, उस मार्किंग कर ली, ड्राइंग कर ली अपने ऑब्जेक्ट की या फिर कोई भी आर्टवर्क जो बना रहे हो, तो उसमें लाइट टोन जो है वो भर दो, इवन टोन कर दो उसको। मतलब अपना जो बैकग्राउंड है, पेपर का जो बैकग्राउंड है और आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने ड्राइंग बनाई है, उसको क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। हाँ, बाद में मैंने क्या किया, जिधर उसका डार्क टोन है वो डाला, डार्क टोन, लाइट टोन, मिडल टोन, ये सब डाला और बाद में डिटेलिंग की। मैंने इधर जो बनाया है वो मैंने इतना बारीकी से नहीं बनाया, मुझे जैसे मेरे स्टाइल से बनाया है। हाँ, तो अगर आप
एक स्टाइल होती है, एक आर्टिस्ट बनाता है पूरी डिटेल से, एक बोल्ड स्ट्रोक देके वो इम्पैक्ट ले जाता है। तो आपको डिसाइड करना है आपको कैसे करना है। हर आर्टिस्ट की तो अपनी एक अलग अलग स्टाइल होती है। सही कहा। तो अब मैंने इस वीडियो में मैंने कैसे इसके पीछे का प्रोसेस है, इस आर्टवर्क का टाइटल, ये सब बताया। अब आप हमें थोड़ा सा इससे मोटिवेट करें। ठीक है, तो अब इस आर्टवर्क का तो हमने प्रोसेस देख लिया, तो हम इससे क्या सीख सकते हैं वो देखेंगे और इस आर्टवर्क से थोड़ा मोटिवेशन लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा उड़ नहीं पाता, बहुत साइलेंट रहता है। ईगल कम बोलता है लेकिन बहुत लंबी उड़ान भरता है, बहुत ऊंचा उड़ता है। तो आपको बनना है तो तोते की तरह मत बनना, बाज की तरह बनना। तो बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो अकेले उड़ता है। तो देखो यहाँ पे संगत का बहुत बड़ा रोल आता है। अपनी संगत सोच समझ के सिलेक्ट करो, क्योंकि जिस संगत में आप रहते हो वैसे आप बन जाते हो। तो बात से हम ये सीख सकते हैं कि आपको संगत कैसे बनानी या फिर अकेले उड़ना है। दूसरी बात, ईगल का विजन। ऐसे बोलते हैं कि ये ईगल है, ये जो बाज है, वो 5 किलोमीटर की दूरी से अपनी शिकार को देख लेता है और फिर चाहे कितने भी मुश्किल आए वो शिकार को पाने से पीछे नहीं हटता, वो शिकार कर ही लेता। तो हम इससे सीख सकते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रहना है, चाहे कितने भी परेशानी आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी चैलेंजेस आए, हमारा जो लक्ष्य है उसको हमें पाकर ही दम लेना है। पूरी तरीके से फोकस रहना है, कभी भी अपने फोकस उस लक्ष्य से हटाना नहीं है, उस लक्ष्य को पाकर ही दम लेना। तीसरी बात, बाज निडर होते हैं, वो अपने शिकार के आकार या फिर ताकत से कभी भी डरते नहीं है। शिकार अगर बड़ा है तो उसकी शिकार करने से पीछे नहीं हटते, वो लड़ना जानते हैं और वो शिकार करके ही रहते हैं। तो इससे हम सीख सकते हैं कि चाहे हमारे रास्ते में एक मुश्किल आए या फिर 1000 मुश्किल आए, छोटी मुश्किल आए या फिर बड़ी मुश्किल आए, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें लड़ना है। हमें फेलियर से डरना नहीं है, हमें फेलियर से आगे निकल जाना है। नंबर 4, बाज को तूफान पसंद है। जब तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश आती है, तब छोटे मोटे पंछी छिप जाते हैं झाड़ियों में या फिर पत्तियों में या फिर घोंसले में छिप जाते हैं। लेकिन जब काले बादल मंडराते हैं आसमान में तो बाज एक्साइटेड फील करता है और वो निकल पड़ता है तूफान के ओर, और वो तूफान को चीर कर तूफान की मदद से ही बादलों के ऊपर उड़ता है। तो जब तूफान आता है तो जो छोटे मोटे पंछी छिपते हैं अपने घोंसलों में, तो ये बाज होता है वो बादलों से ऊपर उड़ता है। तो हम इससे सीख सकते हैं कि जो अचीवर्स है वो चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से, कठिनाइयों से डरते नहीं है, हम निडर है। तो जो भी अपनी कठिनाइयां हैं, चैलेंज है, उसको फेस करना होता है, अपने प्रॉब्लम्स को यूज करना होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो ऐसा बनिए। नंबर 5, बाज सड़ा हुआ मांस नहीं खाता। जो बाज होता है वो हर दिन नया शिकार करता है। जो कुछ दिन पहले किया हुआ शिकार वो उस पर डिपेंड नहीं रहता, वो हर दिन नया शिकार करता है, हर दिन नई अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। तो इससे हम सीख सकते हैं कि हमें अपने भूतकाल से या फिर पास्ट में हुए किसी भी अगर आपने पास्ट में आप सक्सेसफुल हुए हो तो उसको चिपकना नहीं है, वही सोचना नहीं है। या फिर कोई प्रॉब्लम हुई है पास्ट में जो आपके साथ हो चुका हो, बहुत बुरा हो चुका हो, तो वहीं पे नहीं रहना है, पास्ट में वहां से हट जाना है और आगे बढ़ना है। हर दिन नई चुनौती का सामना करना है, हर दिन कुछ नया कर जाना है, अपने पास्ट को छोड़ना है। तो ये हम सीख सकते हैं। अभी लास्ट चीज बहुत इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए। तो जो बाज होता है, जब वो बाज बूढ़ा बन जाता है तो उसके जो पंख होते हैं उसको बहुत परेशान करते हैं। मतलब वो उस पंख के साथ रह नहीं सकता, वो बहुत भारी हो जाता है तो, और वो पंख होते हैं जो फेदर्स होते हैं वो पुराने बन जाते हैं। तो इस समय वो क्या करता है, एक पहाड़ के ऊपर जाता है और वहाँ पे रहता है घोंसले में, और वहाँ पे वो अपने नाखून को और अपनी जो चोंच होती है उसको पत्थर पर फटक कर उसको तोड़ देता है, और फिर अपने जो पंख है उसको भी, पुराने पंख है उसको निकाल देता है। तो ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस रहता है, इसको शायद करीब 6 महीने लगते हैं। और क्या होता है, इस 6 महीने में उसकी जो पुराने जो चोंच थी, नाखून थे या पंख थे वो निकालता है और नए डेवलप करता है। तो उसको नए पंख आते हैं और अब वो रेडी हो जाता है एक नई उड़ान भरने के लिए जो आज से पहले उसने कभी नहीं भरी। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं जो कुछ काम की नहीं है उसको छोड़ना चाहिए और नया अडॉप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें वो पुरानी बन जाती है और आपको नीचे लगाती है। तो आपको नई चीजें सीख कर, नई चीजें अडॉप्ट कर फिर से तैयार होना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट में जरूर बताना कि ये आपको आर्टवर्क कैसे लगा और हमारी ये वीडियो कैसे लगी।
हमने जो लास्ट में एंड में जो हमने बात सीखी उसमें आपने क्या सीखा वो भी बताना और आपको कैसे लगा ये भी बताना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल स्केच विद एसएम आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।